नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, रीट का एग्ज़ाम है 27 फरवरी को होगा और यहाँ पर जिन साथियों ने भी यहाँ पर साइंस मैथ से फॉर्म भरा है, तो लेवल 2 में जो साइंस मैथ्स के लगभग यहाँ पे 60% आते हैं, उसमें से जो 30% है वो केवल साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 में से लगभग 20% आपके साइंस के रहते हैं और यहाँ पे 10% है वो साइंस की शिक्षण वीडियो के रहते हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो 30% का साइंस का ही रहने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप लेवल 2 से साइंस के विद्यार्थी है तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे साथियों, जो 30 वस्तुनिष्ठ होंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही शिक्षण वीडियो के 10 सवाल भी आपसे यहाँ पे चर्चा में किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, किस कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? यानी साइंस में जो कोशिकांग होते हैं, और तो यहाँ पे कौन से कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है? तो यहाँ पर साथियों क्रिस्टी क्या होती है आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर गोल्जिका में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, या अंतःप्रदेवी जालिका में पाई जाती है, हरित लवक में पाई जाती है। साथियों, आप सभी को पता है कि जो क्रिस्टी है ना, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों, कीटाहारी जो पादप है वो कौन सा है इसमें से? यानी आपके 4 लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा जो पादप है वो कीटाहारी है? कुस्कुट्टा है, यूट्रिकुलेरिया है, मोनोट्रोपा है, या ओरोबंकी है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो साथियों, यहाँ पर जो यूट्रिकुलेरिया है ना, ये एक पादप का कीटाहारी पादप का रूप है साथियों। बाकी ये जो 3 है ये अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपसे यहाँ पे कीटाहारी पादप का रूप पूछा है, तो आप पे यूट्रिकुलेरिया है, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला सवाल साथियों, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? यानी किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं? बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, या शनि ग्रह को? साथियों, आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं। और आपने सौर मंडल के सभी ग्रह को पढ़ा है, तो मंगल ग्रह है उनको लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मंगल ग्रह पर क्या है, फेरिक ऑक्साइड का कारण है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है साथियों। आप सभी को पता है। यहाँ पर अगला सवाल है साथियों, लिखा है डॉट्स, इसका लघु स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर जो डॉट्स है साथियों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो DOTS का मतलब फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। तो यह डॉट्स है साथियों, ये टीबी से संबंधित है। यहाँ पर डॉट्स का जो पूरा नेम है साथियों, वो है प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। यानी ये डॉट्स की क्या है, फुल फॉर्म है साथियों। तो ये हिंदी में आपसे फुल फॉर्म पूछी है, तो ये जो टीबी के लिए डॉट्स आपको दी जाती है, और डॉट्स का जो हिंदी वर्ड है वो प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ के नाम से इसे जाना जाता है। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है साथियों, इसमें ऐसा कौन सा समूह है जो जिसमें किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा उसमें प्रस्तुतम होती है? यानी आपको भोजन का समूह ढूंढना है, उसमें किलो कैलोरी प्रति ग्राम इस आधार पर इसमें ऊर्जा की प्रस्तुतम मात्रा रहती है। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं साथियों, देखो इसमें 4 ऑप्शन है किसमें किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पर अनाज है, मिलेट है, दालें हैं, सब्जियाँ और फल है, दूध दूध उत्पाद, अंडा, मांस और मछलियाँ है, तेल या वसा या दृढ़ फल या तिलहन। तो यहाँ पर किलो कैलोरी प्रति ग्राम की अगर बात पूछते हैं, तो ये साथियों डी ऑप्शन में बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे तेल, वसा और दृढ़ फल और तिलहन, इसके अंदर क्या होता है साथियों, किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर प्रचुर मात्रा में यहाँ पर इसमें पाई जाती है। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों, इसमें लिखा है ल्यूटीनकारी जो हार्मोन है, ल्यूटीनकारी जो हार्मोन है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही रहेगा? तो ल्यूटीन कारक हार्मोन है, उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही रहेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उत्पन्न करता है, ये एक तंत्रिका हार्मोन है, ये ग्राफिक पुटक से स्रावित होता है, या ये FSH के साथ संक्रमण नहीं दर्शाता है। तो ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में सही कथन आपको ढूंढना है। तो इसका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये क्या करता है, लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है। लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुषों में जो हार्मोन पाया जाता है उसके उत्पादन के लिए क्या करता है, ये उद्दीपित करेगा। तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों, इसमें लिखा है लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में एकांतरण की जो कार्यनीति होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी लैंगिक और अलैंगिक इन दोनों के जनन के बीच में एक एकांतरण की कार्यनीति होती है, उसे हम किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो यहाँ पर देखो, बहुभ्रूणता, अनिश्चित जनन, या विषम युग्मजन, या असंगत जनन। तो यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच के एकांतरण की बात करेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, विषम युग्मजन इसकी कार्यनीति कहलाएगी। तो इसका आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है
देखो साथियों, इसमें शिक्षण विधियों के सवाल भी आ रहे हैं और कुछ सवाल आपके विज्ञान के होंगे। तो ये पहला शिक्षण विधि का सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से कौन सा संबंधित है, यानी भावात्मक पक्ष की बात कर रहा है। तो इसमें ज्ञान होता है, अनुप्रयोग होता है, अनुमूल्यन होता है या बोध होता है। तो भावात्मक पक्ष की बात साथियों कौन करता है, तो यहाँ पर अनुमूल्यन है, ये भावात्मक पक्ष से संबंधित मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें लिखा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो एक उत्तम परीक्षण की नहीं है, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर देखो विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता या विभेदकारिता। तो ये देखो विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, विभेदकारिता भी होती है, लेकिन ये जो योजना है ना, ये इसका कोई सा भी विशेषता नहीं देती है। तो आपका बी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, ये साइंस की शिक्षण विधियां साथियों, इसमें लिखा है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उत्तम उदाहरण कौन सा है, यानी जो प्रक्षेपित सामग्री होती है उसका उपयुक्त उदाहरण इसमें कौन सा रहेगा। बुलेटिन बोर्ड रहेगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर रहेगा, चार्ट रहेगा या मॉडल रहेगा। तो प्रक्षेपी जो सामग्री है इसमें साथियों ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। ये क्या करता है, पर्दे पर कुछ किरणें डालता है और यहाँ पर ये एक प्रक्षेपी सामग्री कहलाती है। बाकी यहाँ पर ये बुलेटिन बोर्ड है, चार्ट है, मॉडल है, ये अलग तरह की सामग्री है, इससे कोई प्रक्षेपित नहीं किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। ऐसी कौन सी विधि है जो मानसिक निष्कर्षों को क्या करती है, सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान करती है। तो इसमें देखो सबसे पहले है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो इसमें कौन सी विधि है जो आपका मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है। तो ये समस्या समाधान जो विधि है ये मानसिक निष्कर्षों को सबसे ज़्यादा क्या करती है, महत्व देती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत नहीं आती है। तो साथियों इसमें हमारा जो ये ऑप्शन है कि वैज्ञानिक नियम है, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति है या परिकल्पना बनाना है या प्रयोग करना है। तो ये कह रहा है कि विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है। तो आप सभी को पता है वैज्ञानिक नियम है, यही क्या करता है, विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है। बाकी ये तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत रहेंगे। अगले सवाल की इसमें बात करते हैं साथियों, इसमें थोड़ा सा अगले इसके बाद में सवाल की बात करते हैं। इसमें लिखा है, अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। दल शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण में, मस्तिष्क उद्वेलन में या अभिकर्मित अनुदेशन में। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा, मस्तिष्क उद्वेलन में साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे लिखा है साथियों कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की जो अधिगम कठिनाइयाँ होती है उसके निदान के उपरांत में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की होगी, दल शिक्षण की होगी, नैदानिक परीक्षण की होगी या उपचारात्मक शिक्षण की होगी। तो यहाँ पर आपको साथियों जब विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के बाद में हमें शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए, वो आपके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, कि इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है वो क्या कहलाती है। प्रशिक्षण कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है, निदान कहलाती है या प्रयोग कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि उसने कितनी शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया है, क्योंकि विद्यालय में मूल्यांकन जरूरी होता है। अगला है, परिभाषित करना है क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित यहाँ पर रहेगा। भावात्मक, मनोक्रियात्मक, संज्ञानात्मक या भावात्मक और मनोक्रियात्मक दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिभाषित करना, ये क्रिया सूचक जो शब्द है ना, ये किसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पे परिभाषित करना, ये जो शब्द है ना, ये किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित रहेगा। तो आप सभी को पता साथियों, ये संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है उससे संबंधित रहेगा यहाँ पर। तो आपका इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें लिखा है सर, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत निम्न में से ऐसा कौन सा पद है जो निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। यानी यहाँ पर शिक्षण पद होगा, प्रस्तावना पद होगा, परीक्षण पद होगा या अभ्यास पद होगा। ठीक है, तो अभी रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पद है जो निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से क्या होता है, संबंधित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो साथ ही आपका शिक्षण बिंदु रहेगा, क्योंकि बिना शिक्षण बिंदु का हम क्या करते हैं, निश्चित रूप से पढ़ाई भी नहीं करवा सकते हैं। अगला सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कि 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, वो छत से क्या करता है, टंगी डोरी से लटका हुआ है। तो डोरी के द्वारा पिंड पर कितना बल यहाँ पर लगने वाला है।
तो यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान साथियों इसमें जो बी ऑप्शन होगा 7.35 न्यूटन, यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है एक दोलन करते हुए सरल लोलक, यानी एक कोई दोलन है करते हुए एक सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य रहेगा, सरल लोलक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सरल लोलक की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा इसमें जो बिल्कुल राइट रहेगा। आप ऊपर वाले सवाल को साथियों उससे जो आपका एफ बराबर जो एम जी वाला जो फॉर्मूला है इससे आप इसे हल कर सकते थे, इससे पहले वाले सवाल को, ठीक है। तो इसमें देखिए साथियों कौन सा आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। लिखा पहला कि अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, या माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, या माध्य अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। यानी कह रहा है कि एक दोलन करता हुआ कोई भी सरल लोलक है तो उस सरल लोलक से संबंधित कौन सी कंडीशन है वो बिल्कुल सही बैठेगी, ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना सही बिल्कुल रहेगा कि जब अधिकतम विस्थापन अवस्था में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज्यादा रहेगी। यानी अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा है ना वो भी क्या रहेगी, अधिकतम रहेगी। तो ये सरल लोलक से संबंधित सरल लोलक के दोलन के बारे में बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। साथियों आप विज्ञान की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप लेवल 2 से विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए विज्ञान के पेपर को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझ के आपको हल करना होगा। क्योंकि साथियों ये जो विज्ञान का पेपर है थोड़ा सा क्या होता है साथियों, समझ के ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे गलत क्वेश्चन होने की संभावना क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगला सवाल है साथियों, निम्न में से कौन सा ऐसा तापमान है जो संभव ही नहीं है, यानी ऐसा कौन सा तापमान है जो संभव ही नहीं रहेगा साथियों। देखो -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री केल्विन, या -8 डिग्री रेनियन। तो कौन सा जो इसमें है बिल्कुल गलत रहेगा साथियों। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना ये माइनस में कभी भी केल्विन नहीं रहता है, यानी केल्विन का जो तापमान है ना वो माइनस में कभी भी संभव नहीं रहता। फ़ारेनहाइट हो सकता है, सेल्सियस हो सकता है साथियों, रेनियन भी हो सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो केल्विन है ना वो कभी भी सर माइनस में नहीं रहेगा। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है साथियों, कई सारे छात्र है इसको भूल जाते हैं, लगता सरल है लेकिन आंसर गलत बैठता है। कैसे देखिए साथियों, लिखा है कि एक जूल तुल्य किसके बराबर होता है, एक जूल किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एक जूल किसके बराबर होता है ये आपको एक बार क्या करना साथियों, इसको रटना होगा, सवाल को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो एक जूल तुल्य होता है साथियों, डी ऑप्शन रहेगा 1/4.2 कैलोरी के बराबर। आपका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अब यहाँ पे देखो अगला सवाल है, एक समतल दर्पण में 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु है, उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यानी कोई वस्तु है जो 2 मीटर ऊंचाई की है, ठीक है। अगर आपको वैसे की वैसी आपको प्रतिबिंब देखना है, पूरा प्रतिबिंब उसका देखना है, तो जो दर्पण होगा सामने उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए साथियों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है सेम, अगर आपकी उतनी ही रहनी चाहिए साथियों। समतल दर्पण में भी क्या होगा, उसकी ऊंचाई अगर पूरी देखनी है तो दर्पण की जो ऊंचाई है वो भी न्यूनतम आपकी 2 मीटर ही होनी चाहिए साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर यही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, लिखा है ध्वनि का जो संचरण है ना वो कैसे होता है, यानी ध्वनि है उसका संचरण किस माध्यम से होता है। साथियों लिखा है कि अनुप्रस्थ ए प्रेगामी तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ प्रेगामी तरंग के रूप में, अनुदैर्घ्य प्रेगामी तरंग के रूप में, या कण तरंग में। तो ध्वनि का जो संचरण है ना वो हमेशा ही साथियों अनुदैर्घ्य प्रेगामी तरंग के रूप में होता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी हरित गृह गैस है, यानी हरित गृह गैस के बारे में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम कहते हैं साथियों, इसमें कौन सी रहेगी। तो देखो नाइट्रोजन रहेगी, हाइड्रोजन रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, या नाइट्रस ऑक्साइड रहेगी। तो जो ग्रीन हरित गृह की जो गैस है वो साथियों आपकी नाइट्रस ऑक्साइड रहती है। तो आपका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला है यहाँ पे रासायनिक सूत्र बताना है, अमोनियम नाइट्रेट का आपको कहना है रासायनिक सूत्र बताना है। तो अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, देखो ये वाला है, क्या ये है, या ये है, या ये है। तो ये जो सी ऑप्शन है साथियों NH4/3N, ये अमोनियम नाइट्रेट का क्या है रासायनिक सूत्र, आपको याद करना साथियों। अगर परीक्षा में आ जाता है तो आपको इसमें बिल्कुल राइट आंसर लगाना है। अगला सवाल है, कृत्रिम रेशा डेक्रोन अगर आपको बनाना है, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाना है साथियों, तो आपको कैसा एकलक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये सी ऑप्शन है बिल्कुल रहेगा कि एथिलीन ग्लाइसोल लेना है एक तो, और एक आपको टेरेफेलिक अम्ल लेना है, टेरेफेथेलिक अम्ल आपको लेना है। इन दोनों का योग करेंगे तभी आपके डेक्रोन का निर्माण होगा। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला है यहाँ पे, अमाशय की जो अम्लता है उसका उपचार करने के लिए आपको क्या कौन सा अम्ल प्रयुक्त करना होगा, प्रति अम्ल कैसा प्रयोग करना होगा अगर अमाशय की अम्लता का उपचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कास्टिक सोडा लेना होगा, कास्टिक पोटेश लेना होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या लूनर कास्टिक। तो कौन सा आपको इसमें लेना पड़ेगा साथियों। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा साथियों, मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है
ये आपको क्या कहता है, अमाशय की अम्लता को उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर अमाशय में अम्लता है, इसका अगर आपको उपचार करना है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपको लेना होगा, जिसका जो सूत्र है मिल्क, जिसका MgOH2 इसका सूत्र होता है साथियों। इस सूत्र को आपको काम में लेना पड़ेगा, तभी आपका होगा। अगला सवाल है, इसमें लिखा है कोयला है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमेनी होता है, एंथ्रासाइट होता है साथियों। तो यहाँ पर देखो पीट है ना, ये सबसे लोअर कोयला होता है, और जो एंथ्रासाइट है ना, ये सबसे हाईएस्ट कोयला होता है। तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होगी। लगभग अगर बात करते हैं साथियों, तो 94 से लेकर 98 ये वाली आपको इसमें क्या होती है, कोयले की प्रतिशतता रहती है, और ये सबसे शुद्ध कोयला भी यही कहा जाता है। अगला सवाल ये लिखा है, निम्नलिखित में से आउटपुट उपकरण कौन सा है, यानी आउटपुट। ठीक है, तो साथियों देखो आउटपुट और इनपुट आपको ध्यान रखना है कि किसका, देखो ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक इंक करेक्टर MICR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉर्डाइज OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग OMR, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो, कौन सा है जो आउटपुट उपकरण है। तो आउटपुट उपकरण की अगर बात करते हैं साथियों, जो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना, इस पर आपको दिखाई देता है, तो ये क्या है, आउटपुट है। बाकी ये तीनों क्या है, आपके इनपुट उपकरण है साथियों। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, इसमें लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम बात करते हैं प्रश्न की, तो पेनिसिलिन की खोज है ना किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन जो है इसकी जो खोज करने वाले हैं, ये आपके डी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन की क्या करती, खोज कर दी थी। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक होती है जिसका उपचार हमें ना क्या करते हैं, जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए हम प्रयोग में करते हैं। तो एक पेनिसिलिन है इसका। साथियों ये आपके साइंस के लगभग 30 सवाल थे साथियों। वीडियो हमारा कैसा लगा है, इन 30 सवाल में आपको कितने अच्छे हो रहे हैं साथियों, कितने सवाल राइट हो रहे हैं, आप जब जरूर बताइए साथियों। अगर आप साइंस में से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर तैयारी करें साथियों। आप साइंस और मैथ्स के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप लगभग 45 से लेकर 50 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गणित में भी सवाल थोड़े से आसान ही आते हैं। लेकिन साइंस का थोड़ा सा साथियों थोड़ा ध्यान रखना होगा। साइंस में क्या होता है, जो पूछने का तरीका है थोड़ा सा अलग होता है, ताकि आपके जो कई बार क्या होता है जवाब गलत आपका दिया जाता है साथियों। हमने भी जब पेपर दिया है तो हमारे भी काफ़ी सवाल साइंस में गलत हुए थे, गणित की वजह से हम निकल गए थे, वरना साइंस की वजह से हम पीछे रह गए थे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।